नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में आज का सत्र काफी कठिन है और हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ करके आपके मन में जो भी सपोर्ट रहे होंगे 2-3 दिन पहले तक, वो सपोर्ट टूट गए हैं। 21,300 के नीचे जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। अब जो गिरावट है वो 300 अंकों से भी ज्यादा की हो गई है। जी हां, अगर आप रिकॉर्ड ऊंचाई से निफ्टी को देखेंगे तो वहां से अब तकरीबन 600 अंकों की भारी गिरावट निफ्टी में है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो रिकॉर्ड ऊंचाई से तकरीबन 3,500-4 हजार पॉइंट नीचे अब निफ्टी बैंक आकर कारोबार कर रहा है। आज बैंकिंग शेयरों में कोहराम मचा हुआ है और उसके चलते पूरा का पूरा निफ्टी प्रेशर में आ गया है। शुरुआती सत्र में तस्वीर अलग थी, वहां पर थोड़ा सा हम देख रहे थे कि माहौल ये नहीं था, लेकिन जैसे सत्र बीता है वैसे वैसे बैंकिंग शेयरों में गिरावट गहराई है। आप देखिए निफ्टी बैंक इस वक्त 1100 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है और इंडसइंड बैंक है टॉप लूजर 6.5% के आसपास की गिरावट के साथ। लेकिन जो वेटेज के लिहाज से जो बड़े बैंक है वहां पर आज तनाव ज्यादा है। एसबीआई का शेयर 4% टूटकर कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वहां पर भी 2.5-3% के आसपास की भारी गिरावट है। तो बाजार में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई साफ तौर पर दिख रही हैं। और जो आज जो सपोर्ट नजर आ रहा था ऑप्शंस के आंकड़ों के आधार पर 21,300 का था, वो भी आंकड़ा टूटा है। तो अब कहां तक के दायरे खुल गए हैं? क्या बाजार में और गिरावट गहराएगी? और क्या आज की गिरावट का कहीं कोई कॉन्ट्राडेट के लिए कोई इस्तेमाल करना चाहिए या फिर सतर्क रहने की जरूरत है? ये सब कुछ समझिएगा अपने एक्सपर्ट से। अगले 1 घंटे तक आपको बाजार का पूरा हाल, शेयरों में एक्शन कहां पर है वो भी जानेंगे और अपने एक्सपर्ट से ये भी जानेंगे कि आज इस गिरावट में भी आपको कमाई के मौके कहां पर मिल रहे हैं। तमाम हम ट्रेडिंग वाले शेयर भी जानेंगे। लेकिन डिम्पी एक बार एफएनओ चेक कर दीजिए। अब सपोर्ट्स 21,300 पर हम मान के चल रहे थे कि शायद ये बच जाएगा, ये भी टूट गया। अब आगे क्या होगा? सतर्क ही रहना चाहिए। सुबह मनीष ने भी हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि क्या गैप के बाद खुलना चाहिए, लेना चाहिए। हमने तब मना किया था, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमने ये बात भी रखी थी कि 21,500 के आसपास आके हम चेक करेंगे, अगर हमको समझ में आएगा तो हम 21,500 लेंगे, लेकिन 300 का स्टॉप भी लेंगे। अभी आप बता रहे हैं कि 21,300 भी गया और हमको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 21,300 भी गया। आपको अगर याद होगा तो एचडीएफसी बैंक के जिस दिन नंबर्स का फर्स्ट डे रिएक्शन देख रहे थे हम, उस दिन कुछ ऐसी ही गिरावट थी मार्केट के अंदर। आज तो कोई ये नंबर ऐसा नहीं आया कि जिसकी वजह से बाजार को गिरना पड़े। फिर बाजार गिर क्यों रहा है, बाजार के अंदर ये भारी गिरावट क्यों है, उसकी वजह बहुत क्लियर है। मार्केट के पास चलने के रीजन धीरे धीरे कम हो रहे हैं और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट के अंदर चर्निंग का एक हिस्सा है जो आज आपको दिख रहा है। आज अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक के नंबर आए, इकलौता बैंकिंग में वही हरे निशान में है और ज़्यादातर बैंकिंग काउंटर्स आपको कमज़ोर दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक के अंदर जो एक उम्मीद थी कि ये थोड़ी सी हेल्प करेगा, आज वो सबसे ज़्यादा नुकसान वापस से वही पहुंचा रहा है। इसके अलावा एसबीआई, कोटक और सभी बैंक्स बाकायदा डेज लो पे आके कामकाज कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या मार्केट क्या सुबह ही ऐसा लग रहा था कि क्या ये फेयर वैल्यूड है या फिर ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है? हमने सुबह भी मार्केट कहा था कि मार्केट कोई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं है, मार्केट बिल्कुल फेयर वैल्यूड है। एक पॉइंट हमने और भी क्लियर किया था कि एफआईज ने पिछले 4-5 दिनों में करीब 20% माल इक्विटीज के अंदर बेच दिया और जैसे जैसे वो बेचते जाएंगे आपके रेजिस्टेंस पक्के होते जाएंगे। आप देखिए, आपका रेजिस्टेंस था 21,800, अब 600 पॉइंट का गैप हो चुका है। आपका रेजिस्टेंस था 22,000 का, अब 800 पॉइंट का गैप हो चुका है। 48,000 का बैंक निफ्टी था, अब करीब 4,000 पॉइंट का गैप हो चुका है। तो ये मार्केट के अंदर जो डाटा चर्न लेड आपको बिकवाली देखने को मिल रही है वो आपको दिख रही है। ये हमने कुछ डीएमएस के लेवल्स भी निकाले हैं। 5 दिन जा चुका है, 10 दिन जा चुका है, 20 दिन जा चुका है, 50 दिन का डीएमए लेवल जो कि आपको बचेगा, आगे वाली प्लेट दिखाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ये 50 डे और आप देखेंगे जहां पर आप ट्रेड कर रहे हैं और जहां पे 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, वो डेली मूविंग एवरेज है, वो 20,900 है। इसका मतलब बाजार के अंदर गिरावट बढ़ सकती है अगर इसको 50 दिन पे आके सपोर्ट लेना है। ये रिवर्सल कर देगा, इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं मेरे को। इसलिए आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि क्या अभी ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, तो मैं बोलूँगा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बॉस। अभी आपको इससे दूर रहना है। बाजार को पहले बेस तो बन जाने दो, उसके बाद अपॉर्चुनिटी आएगी पुल बैक की। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, ये डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है। ड्रैगिंग पे आया तो बहुत जोर से ड्रैगिंग करता जाएगा, आप भरते जाएंगे, ये ड्रैग करता जाएगा। इसलिए कोई जल्दबाजी न दिखाएं, शांति रखें, बैठें, उतावलापन बिल्कुल ना करें। बाजार के अंदर इस समय उतावले लोगों को पनिशमेंट ज़्यादा मिल रही है, इसलिए थोड़ा सचेत रहें। अभी थोड़ा रुकने और समझदारी से पहले बेस बन जाने दें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। बेस बन जाने दें, कोई उतावलापन, कोई जल्दबाजी बाजार में इस वक्त ठीक नहीं होगी। और
अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे ना तो वहां से भी सेंटिमेंट खराब है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, आज पूरे के पूरे हर सेक्टर में आपको आज कमजोरी दिखेगी। कुछ कुछ अगर आप चुनिंदा छोड़ दीजिए तो आप आज अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, अगर मार्केट के बिग पिक्चर की बात करें, रेलवे शेयर टूट रहे हैं। आप जी तो आप 30% से भी ज्यादा अब ये शेयर टूट गया है, चूंकि एफएनओ का पार्ट है तो इसमें कोई सर्किट होता नहीं, सर्किट लगते हैं छोटे छोटे, बट वो फिर खुलते जाते हैं जैसे जैसे समय बीतता है। तो इसके अलावा एफएमसीजी, पेपर, फुटवेयर, पेंट, टायर, ये छोटे छोटे जो सेगमेंट्स थे ना जहां पर हमने अच्छा खासा एक्शन देख लिया था, सारे के सारे टूट रहे हैं। तो बाजार में अब आपको करना क्या है, एक्सपर्ट से समझते हैं और अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं साथ में। ध्वनि पटेल, रुचित जैन, राजेश पालविया और इनके साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट महेश ओझा हमारे साथ आज के सत्र में जुड़ गए हैं आपको गाइड करने के लिए और आपको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए इस बाजार में, और जहां मौके बन रहे हैं उन मौकों को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे, गिरावट हो गई या बाकी है सर अभी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो गिरावट अभी हुई तो नहीं है, अभी कंटिन्यू रहेगी हमें लगता है, क्योंकि ये मार्केट ने जो प्रीवियस स्विंग लो बने थे उसको आज तोड़ा है। तो टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो जब भी इस तरीके के स्विंग लो टूटते हैं तो यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग आने के चांसेस और बढ़ते हैं। और हम ट्रंकेटेड वीक को भी ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी वीक है। काफी वोलेटाइल रही है जनवरी सीरीज, और काफी और अर्निंग हैवी भी मंथ है ये। तो हमें लगता है कि यहाँ पे काफी वोलेटाइल रहना है मार्केट को अभी, और हमें लगता है कि अब हम 21,500 के लेवल को अगर वापस क्रॉस करने में कामयाब नहीं होते अगले एक दो तीन ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है कि ये फर्दर फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे और बढ़ते हुए दिखेगी। 21,000 के लेवल भी हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज वीकली और मंथली पुट बेस कंसंट्रेशन को तोड़ा है मार्केट ने, वो क्लियरली ये दिखाता है कि यहाँ से जो सेलिंग इंटेंसिटी है काफी हाई है। और ब्रॉड बेस मार्केट में आज सप्लाई देखने को मिला, और जिसमें लीडिंग पोजीशन पे सेलिंग साइड में जो है वो बैंक इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स है। तो हमें लगता है कि ये मार्केट में फर्दर और डाउन मूव कंटिन्यू होगा। 21,000 तक हमें लगता है कि ये मोमेंटम डाउन साइड में एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से 21,400 21,500 ये मेजर सप्लाई जोन रहेंगे। जब तक इसको रिगेन नहीं कर पाता है मार्केट, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखेंगे। बैंक निफ्टी में जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था 45,500 45,000, दोनों ही लेवल अब इंट्राडे बेसिस पे दोनों ही लेवल टूटते हुए दिख रहे हैं। और हमें लगता है कि 45,500 के नीचे बैंक निफ्टी रहेगी तो यहाँ पे भी और सप्लाई कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो लार्ज कैप बैंक्स में जिस तरीके से नंबर्स के बाद रिएक्शन दिया है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट एक चिंतित है बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। और हमें लगता है कि ये सप्लाई और बढ़ेगा। 44,500 नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में भी आते हुए दिख सकता है। 45,500 निफ्टी बैंक के लिए, यानी कि यहाँ से भी 400-450 अंकों का दायरा है नीचे की ओर। और निफ्टी की बात करें तो सच में ऑप्शंस के भी डेटा यही सजेस्ट कर रहे हैं, जो राजेश जी बता रहे हैं 21,000 से पहले कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो वहां तक बाजार में गिरावट की पूरी आशंका है और उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। इसलिए डिम्पी भी आपको कह रहे हैं कि बहुत आपको जल्दबाजी में कोई ऐसे सौदे नहीं लेने, अभी बाजार को वॉच करिए, ये बेहतर स्ट्रेटजी होती है। लेकिन अब जी की चर्चा कर लेते हैं। आपके ट्रेडिंग कॉल्स लेने से पहले 30-32% की गिरावट हो गई, सोनी के साथ डील टूट गई है। बहुत उम्मीदें थी, $10 बिलियन की डील थी, 2-2.5 साल से इस पर कशमकश चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन फाइनली सोनी ने टर्मिनेशन लेटर इनको भेज दिया है। एक ही शर्त थी और वो शर्त जी पूरी नहीं कर पाया और उसके चलते ये हम देख रहे हैं कि टूट गई बातचीत। इस पर थोड़ा सा और हम विस्तार से भी अपने सहयोगी से समझेंगे, लेकिन जरा एक बार इस पर शेयर पर एक राय रुचित आप दीजिए। जी एंटरटेनमेंट अब तो 160 रुपए के नीचे, ये 33% शेयर नीचे है, कहीं कोई आपको सपोर्ट नजर आ रहा है और करना क्या इसमें? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, ये एक ऐसा शेयर है जहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए और फ्रेंकली इसको प्रेडिक्ट करना भी काफी डिफिकल्ट है। मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए भी इसका प्रेडिक्शन काफी इजी रहेगा। एक सिंपल चीज थी कि न्यूज बेस्ड मूव्स एक्सपेक्टेड था कि जो सोनी के साथ मर्जर की डील चल रही थी, अगर वो सक्सेस हो जाती तो स्टॉक प्राइस लगभग 350 के आसपास तक का जंप मिलता, और यही था कि अगर वो नहीं होता है तो शार्प सेल ऑफ देखने मिला, शार्प सेल ऑफ देखने मिलेगा, और वही हमने देखा है। सो बेटर है कि ये फॉलिंग नाइफ को कैच करने जैसा हो जाएगा अगर हम कहीं पे भी बॉटम के प्राइसेस प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो।
सो मेरे हिसाब से तो दूर रहना चाहिए स्टॉक को। कहाँ पे बॉटम बनेगा, कहाँ पे बेस बनेगा, उसका एनालिसिस करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट अगर मैं थोड़े पोजिशनल चार्ट दिखता हूँ तो 134 135 के आसपास अगस्त 2020 के जो लोज थे उसके आसपास ही ये स्टॉक में मेजर सपोर्ट दिख रहे हैं। सो आई थिंक दैट करेक्शन डेफिनेटली है, बट बॉटम फिशिंग स्टॉक में नहीं करनी चाहिए। तो ये वाला मेरे लेकिन बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। देखिए आज सीढ़ियां बनी है, 10% टूटा, फिर 15%, 20%, 25 और अब 30% वाला भी वो सर्किट खुल गया है। 32-33% टूटकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन कंपनी के लिए अब आगे की राह के मन में सवाल ये उठ रहा होगा और एक और प्रश्न होगा कि जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो किस तरह से रेट कर रहे हैं कंपनी को, उनकी नजर में क्या है कंपनी के लिए आगे भविष्य। ये सारे के सारे आंकड़े, सारे के सारे ये बयान हमारे सहयोगी शरद दुबे ने इकट्ठा किए हैं और शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जो सर्किट्स हैं वो लगते जा रहे हैं नीचे, लेकिन याद रखिए 30% तक जो है जी के भाव गिर गया था, लेकिन अब जो है थोड़ा संभला है। ऑलमोस्ट 2.3% इक्विटी जो है एक्सचेंज किए हैंड से लगभग 6 इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुए हैं। तो इसमें जो है हमें देखने होंगी बायर कौन है या अब ऑप्शन देखने मिले। अभी वापस से जो है शेयर ट्रेड हो रहा है, ओवरऑल लगभग 25 से 26% गिरा है। और दिन के ट्रेड में अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 5,500 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप जो है वाइप ऑफ हो चुका है। और अगर देखा जाए तो दिसंबर के हाई से स्टॉक 40% गिर चुका है। इस आंकड़ों के बाद जो आती है सवाल उठती है कि क्या इश्यूज हो सकते हैं आगे जाते हुए, और मैनेजमेंट में बदलाव का भी संभव देखने मिल सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स जो है यहाँ पे बस चल रहा है कि वो मांग कर सकते हैं कि चेंज इन मैनेजमेंट हो सकता है। लेकिन याद रखिए अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग देखें कंपनी में तो अभी मात्र 4% का है। इसमें एक चुनौती भी आती है और इसके अलावा उम्मीद भी आती है। उम्मीद यही है कि कोई दूसरा निवेशक हिस्सा खरीदने के लिए आगे आ जाए, इसको कहते हैं वाइट नाइट इंग्लिश में। और दूसरा बात है कि अगर कोई मुश्किलें आती हैं तो उसके कारण जो कंपनी का हॉस्टाइल टेकओवर भी हो सकता है। तो ये दो रास्ता जो है स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा है। लेकिन आज जो था हमने देखा सुबह से डोमेस्टिक ले लीजिए, फॉरेन ब्रोकिंग हाउस ले लीजिए, लगभग 11 ब्रोकिंग हाउसेज ने जो है डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को। सुबह से बड़े दिग्गज नाम आते हैं जैसे कि सिटी, एक्सिस कैपिटल, नुवामा, CLSA, एलारा कैपिटल, जिन्होंने जो है सेल रेटिंग मोस्टली कर दिया है और जो टारगेट प्राइसेस है उसको भी घटा दिया गया ओवरऑल। और याद रखिएगा एक फेयर वैल्यू प्राइस होता है। जब अनाउंसमेंट हुई थी जी की कि लगभग आप कह सकते हैं सोनी के साथ करार होगा, तो वो जो फेयर प्राइस आ रहा है वो लगभग 170 रुपये का आ रहा है और उसके ही हम लोग इर्द गिर्द अभी चल रहे हैं। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है जी की, और इसकी जो अपडेट्स आते रहेगी दिन में वो हम आपको बताते रहेंगे 18 हाउस स्वदेश में। देखिए रुचित ने और ये बात अभी आपको शरद ने भी, दोनों ने बात अच्छे से क्लियर कर दी है। शरद भी ये बता रहे हैं कि अभी दोनों तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटी भी है और एक फॉल भी हो सकता है। और आप इसी से अंदाज़ा लगाइए ना, मेरे को तो याद भी नहीं है कि किसी शेयर को लेके सारे ब्रोकिंग हाउसेस एक मत रहो, वो सेल कीमत में हो आ गया। सभी ब्रोकिंग हाउसेस का टारगेट 170 से 195 के बीच में हो, दिख गया, उससे भी नीचे चला गया। तो ये एक मत वाला जहाँ पे हिस्सा बन रहा है ना, वो इस सिर्फ जी के अंदर बन रहा है। और ये बात भी तय है कि अगर कोई नया निवेशक इसके अंदर आ जाता है या फिर कोई नया पार्टी की चर्चा भी होती है ना मार्केट के अंदर, या नया बोर्ड का गठन भी हो जाए इसके अंदर, तब भी अपने आप में बदलाव हो जाएगा। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, एक बार जरा मेरी स्क्रीन और दिखा दीजिए, आपको दिख जाएगा। जो रुचित अभी आपको कह रहे थे कि जो बेस बनेगा इसके पुराने बॉटम पे, वो पुराना बॉटम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये इसका पुराना बॉटम है जो कि 2020 के अंदर बना हुआ है, वो भी मई और जून अगस्त के महीने के आसपास का। तो ये हो सकता है उसी बॉटम पे आके रुके, 130 से 140 का ही रहे। खैर आप इससे अभी घबराइए नहीं, पहले इसको जरा बॉटम बंद दीजिए। हम ही 18 हाउस स्वदेश पे सबसे पहले आपको जरा गाइड भी करवाएंगे एक्सपर्ट्स की हेल्प से कि क्या बॉटम बन गया, कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, बढ़े आगे। ध्वनि पटेल से आज की ट्रेडिंग कॉल्स की शुरुआत करते हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? गुड आफ्टरनून डिम्पी। आज मेरी तरफ से दोनों ही सेल के कॉल्स रहेंगे। वैसे तो आज सुबह अगर कोई भी स्टॉक उठाया होता, हमने बड़ा ना और उसे सेल करा होता तो अभी मुनाफा ही बन रहा होता। बट अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी यहाँ पे टफ हो जाता है पिक करना, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स ने हमें जो है वो अहम सपोर्ट लेवल्स ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं। मेरी तरफ से 2 पिक्स रहेगी। सबसे पहली पिक जो है वो यहाँ पे टेक महिंद्रा की रहेगी। टेक महिंद्रा में डेफिनेटली आज के दिन में अभी हम डेज लो के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक दूसरा जो सपोर्ट लेवल है वो अहम सपोर्ट लेवल टेक महिंद्रा में यहाँ पे ब्रेक हुआ है। करंट लेवल से आप इसको सेल कीजिए।
नीचे की तरफ इसका टारगेट जो है वो 1315 का बनता है। आपको जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है तो 1396 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे बनता है वो टाटा मोटर्स का बनता है। टाटा मोटर्स इंट्राडे 30 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पे इसने जो 200 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसको ब्रेक डाउन करा है। इसका जो नेक्स्ट नीचे की तरफ का लेवल यहाँ पे मिलता है तो 778 का टारगेट बनता है 806 के स्टॉप लॉस के साथ। आप इन दोनों में से नाम देख रहे होंगे, एक टेक महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और दूसरा टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो जो पहले से फैंसी और ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहे हैं ना, वही पहले अपनी छाप छोड़ेंगे और वही एनालिस्ट के चार्ट्स पे भी आएंगे। देखिए इसका ये सपोर्ट चला गया, क्योंकि जिसने कुछ किया ही नहीं तो वो टूटेगा और चलेगा ना तो अलग से नोटिस बाद में होगा, लेकिन पहले चलते हुए शेयर में क्रैक नोटिस होंगे। इसलिए टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा आया, जो कि अपने अपने सेगमेंट की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी थे, इसलिए क्रैक नजर आए तो आपको भी हाथ तो हाथ बिकवाली की कॉल में कन्वर्ट कर दिया धोनी ने। आगे बढ़ते हैं, रुचित जैन से उनकी ट्रेडिंग कॉल से लेते हैं, फिर राजेश सर से लेंगे, आज महेश जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक फंडा कॉल्स लेंगे। पहले रुचित आपके पास आ रहे हैं, आपकी कॉल। मेरे ओर से एक शॉर्ट साइड की कॉल है वो आईजीएल में। सो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं रिलेटिव परफॉर्मेंस देखो विद इन द सेक्टर एमजीएल, आईजीएल और गुजरात गैस, तो पिछले 2-3 हफ्ते में जो अपमूव आया था पूरे सेक्टर में, उसमें आईजीएल कम चला था कंपेयर टू एमजीएल एंड गुजरात गैस। और पोजिशनली ये स्टॉक ने 20 अक्टूबर को एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपनिंग दिया था, जिसमें एक मेजर सपोर्ट ब्रेक किया था 450 का। अब पुलबैक मूव पे वो जो प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अप मूव काफी लिमिटेड है, गिवन दैट जब तेजी के टाइम पे अंडर परफॉर्म कर रहा है तो फॉल के टाइम पे ये ज्यादा गिरना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे 445 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। इसमें 422 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। पे सेल के रिकमेंडेशन 1% ऑलरेडी ये शेयर नीचे है, 422 के लक्ष्य। राजेश जी आपकी कहाँ नजर है? आज तो भर भर के सेल कॉल्स भी हैं, आप भी कुछ बेच रहे हैं या फिर खरीदारी वाले शेयर भी हैं आपके पास? तो देखिए ऑलरेडी मार्केट काफी गिर चुका है, तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। तो शॉर्ट साइड में जो स्टॉक आइडिया है वो है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में देखें तो आज जिस तरीके से स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो के सपोर्ट एरिया को तोड़ के उसके नीचे अब फिसलते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि इंडिया सीमेंट में यहाँ पे फर्दर फॉलो अप सेलिंग कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। हालांकि पूरा मार्केट ही आज एक बड़ी सेलिंग को यहाँ पे विटनेस करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है इंडिया सीमेंट का जो स्ट्रक्चर आज वीक हुआ है, यहाँ पे डाउनसाइड के टारगेट 228 225 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 244 के आसपास फ्यूचर्स में। स्टॉक जो बाय करना है वो है भारतीय एयरटेल। ये एकमात्र स्टॉक ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जो कि एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ही स्टॉक अभी भी यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से एक स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे भारतीय एयरटेल का देखने को मिला है पिछले कई 3-4 हफ्तों से, हमें लगता है भारतीय एयरटेल टुवर्ड्स एक्सपायरी भी एक स्ट्रेंथ को एग्जिबिट करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें हम 1185 की तरफ, स्टॉप लॉस रखेंगे 1135 का, लॉन्ग करना है भारतीय एयरटेल। इकलौता पहला बाय कॉल हमको स्क्रीन पे दिखा है वो भारतीय एयरटेल के तौर पर दिखा है। 1185 आपका टारगेट होगा, 1135 का एक स्टॉप है, नोटिस कर लीजिए अच्छे से। इसके अलावा इंडिया सीमेंट बेचना है, आईजीएल बेचना है, टेक महिंद्रा बेचना है, टाटा मोटर्स बेचना है। और ये मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर ना सेंटिमेंट जो ट्रेंड है ना वही फ्रेंड है। टेक्निकल एनालिस्ट ना आपको भर भर के ही शॉर्ट्स भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है ना कि मार्केट के विपरीत आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पर आप वेट ही कर रही होती हो। वो महेश जी से पता करते हैं। जब बाजार गिरता है, आपने कई बार सुना होगा, जब भी गिरावट आए, जब भी थोड़ा नीचे मिले इसको प्लस कर लेना। तो वो प्लस कौन सा करना है? अब तो आगे ना बॉस 1300 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पे आ गया ना, 350 पॉइंट नीचे निफ्टी। महेश जी आज इसी से शुरुआत करते हैं। कोई एक ऐसा शेयर जिसमें फंडामेंटली काफ़ी दम हो और इस तरह की अपॉर्चुनिटी की वेट हो रही हो कि मार्केट के अंदर गिरेगा उस शेयर को हम पकड़ेंगे। सर कोई एक शेयर का नाम बता दीजिए। नमस्कार सर, एक टेक्निकली भी थोड़ा साउंड लग रहा है और आज उसमें मोमेंटम भी थोड़ा अच्छा है। हीरो मोटोकॉर्प जो है वहां पे हमारी एक बाइंग की सलाह रहेगी और यहाँ से स्टॉप लॉस 4380 का आप एक स्टॉप लॉस बना सकते हैं। 4650 से 4750 तक के लेवल हीरो मोटोकॉर्प के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटली काउंटर स्ट्रॉन्ग है, किसी को मतलब स्ट्रीट के अंदर किसी को ज्यादा कुछ बताने एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक टेक्निकली मूव जो है वो भी एक सुबह से अच्छा बना हुआ है और आज सुबह ही एक बाइक लॉन्च का भी जो है इसके अंदर एक न्यूज आया हुआ है।
तो ये मोमेंटम, ये प्ले जो है अच्छा कर सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ से 4650 से 4750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 4300 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मेरा भी एक और मानना है कि जब इस तरह की गिरावट के अंदर शेयर खुद से खड़ा हो जाए और अपनी निजी ताकत दिखाए ना, उस शेयर को ज़रूर नोटिस करना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प कुछ ऐसी है। आज सुबह ध्यान होगा मनीष डांगी हमारे साथ जुड़े थे, तो मनीष डांगी से जब हम पूछ रहे थे कि कहाँ पर आपको ग्रीन शूज़ दिखते हैं, तो कह रहे थे कि रूरल इकॉनमी के अंदर अभी भी बहुत बड़ा एक तेज़ी नहीं आई है, तो वहाँ पर अभी तेज़ी आना बाकी है। और हीरो मोटोकॉर्प उसी कैटेगरी का एक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्ले है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फंडामेंटल व्यू पॉइंट भी जुड़ जाए, और साथ ही आपको 4700 तक के लिए एक टारगेट का राह भी दिखा रहे हैं महेश जी। तो ये आपके लिए हो गया ट्रेड। अब एक काम करते हैं, सारे आपने ट्रेडिंग कॉल्स ले लिए, टेक्निकल एक फंडा कॉल भी, एक ऑप्शंस का सौदा भी आपके लिए ले लेते हैं। सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे पता करते हैं आज का ऑप्शंस का ट्रेड। सोनी, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। क्या करना है, पुट कॉल? जी गुड आफ्टरनून जी सारे दर्शकों को। यहाँ पे आज देखिए मार्केट में जैसे जिस तरह का दबाव बना रह रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे तो मोस्टली एफएमसीजी काउंटर, फार्मा काउंटर हमेशा एक डिफेंसिव मोड में आते हैं और वही आउट परफॉर्म करते हैं जब तक मार्केट वॉलेटाइल रहता है। तो ऐसे में हमारा ध्यान जा रहा है अभी आईटीसी में। आईटीसी आज के गिरावट में बहुत ही अच्छे सपोर्ट के पास टेस्ट करने के लिए आ रहा है। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 450 एज पर ऑप्शंस डेटा, तो काफी अच्छा है। यहाँ से हमको लग रहा है कि फेब्रुअरी सीरीज में आईटीसी एक जो उसका ब्रेकआउट लेवल है एक्सपेक्टेड अबव 480, वो मोस्ट लाइकली नजर आएगा। तो यहाँ पे इसलिए आईटीसी की फेब्रुअरी सीरीज की 500 कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। 4 रुपए के आसपास एवरेज में आप बाई कर सकते हैं, यानी कि 305 से लेकर 405 के रेंज में आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1 रुपए 50 पैसे में, एंड टारगेट है आपका 9 रुपए 50 पैसे। यहाँ से थोड़ा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ या बिकॉज प्रीमियम काफी कम है, तो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। लॉट साइज इसका 1600 है, तो मैक्सिमम रिस्क आपका यहाँ पे 4000 पे ही बैठेगा। बट अगर व्यू सही जाता है और 450 सपोर्ट के साथ आईटीसी बाउंस करता है, 480 का पहला ब्रेकआउट देता है, उसके ऊपर 500 टेस्ट करता है, तो यहाँ पे आपका रिवॉर्ड जो है काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 9000 आपका रिवॉर्ड होगा। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। एंटायर फेब्रुअरी सीरीज भी पेंडिंग है और एफएमसीजी थोड़ा डिफेंसिव मोड लेकर अभी परफॉर्म करने के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, तो सोनी की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन कॉल। और एंटायर फेब्रुअरी सीरीज 29 दिन का इस बार फरवरी है और 29 तारीख को ही है गुरुवार, यानी कि आप पूरे फरवरी तक इसको रख के ट्रेड कर सकते हैं। भाव भी ठीक ठाक है, 3.5 से 4 रुपए के बीच का इसका भाव है 500 वाली कॉल का, और लक्ष्य 9.5 रुपए का, स्टॉप लॉस 1.5 रुपए, अधिकतम मुनाफा 8,800 और अधिकतम नुकसान उसका करीब आधा यानी कि 4,000 रुपए। ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी सोनी की तरफ से। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन कॉल हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर आप जरूर ध्यान दीजिए, 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसत नुकसान जो होता है वो होता है 50,000 रुपए का एफएनओ ट्रेडर्स को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद 2 चीजें खास हैं। एक तो नतीजे कल आने वाले हैं, बजाज ऑटो के हम नंबर्स देखेंगे, टेक महिंद्रा के, टाटा स्टील के, ये नंबर्स आएंगे कैसे, इसको लेकर अनुमान क्या है ये जानेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि जो सरकारी शेयर है ना उसमें रिवर्स गियर लगा हुआ है, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे पीएफसी हो, आरईसी हो, बीएचईएल हो। तो क्या थोड़ा सेल का मौका है? क्या जहां वैल्यूएशन थोड़े हाई हो गए थे अब ये कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे आ रहे हैं, आपको लेना है या फिर अभी और इंतजार करना है, ये भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गिरावट आपको अपॉर्चुनिटी में भी तब्दील होती दिखती है, लेकिन जब तक आपको अच्छे से पता ना हो, समझना है, या फिर आपका कॉन्फिडेंस या आपका कन्विक्शन का लेवल हाई ना बने, तब तक एक्सपेरिमेंट ना करें। आज जब 200 पॉइंट जब निफ्टी नीचे टूटा हुआ था ना, तब भी लोगों को यही फीलिंग आ रही थी बस बहुत टूट गया, ऊपर के 150 पॉइंट के 200 पॉइंट 350 पॉइंट इंट्राडे में टूट गए। लेकिन देखते ही देखते बाजार डेज लो पे भी आके खड़ा हो गया। इसलिए बस मेरा इतना ही कहना है कि थोड़ा रुक रुक के आप देख के काम कीजिए। आते हैं कुछ अलग अलग स्पेसिफिक ट्रेड पर जहाँ पर स्ट्रेंथ है। LTI माइंडट्री का एक बार जरा चार्ट आप स्क्रीन पर दिखाएंगे क्या? एक बार रुचित से मेरे को उसके बारे में पता करना है। रुचित, आपको ये शेयर में स्ट्रेंथ दिखती है क्या, LTI माइंडट्री? जी ओवरऑल रिसेंटली देखे तो पिछले हफ्ते हमने एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन देखा है रिजल्ट्स के चलते हुए,
और उसके बाद हमने देखा कोई फॉलो अप मूव इधर साइड में नहीं आया, ना ही वो गैप डाउन ओपनिंग के बाद में वो एक दिन का जो सेल ऑफ देखने मिला उसके बाद कोई फ्रेश सेलिंग है, ना ही वो लॉसेस को ये रिकवर कर पाया। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि फिलहाल मार्केट, फिलहाल ये जो स्टॉक है वो रिजल्ट्स के जो मूव्स है उसको शायद डाइजेस्ट कराए, इसीलिए एक रेंज बाउंड रहेगा जिसमें 5800 का रेजिस्टेंस है और 5400 का सपोर्ट बन चुका है। सो आई थिंक ये ब्रॉड रेंज है जिसमें कुछ टाइम वाइज करेक्शन जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पे कोई बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है इधर साइड, बट 5400 से 5800 ये ब्रॉड रेंज के अंदर ही शायद ट्रेड शॉर्ट टर्म में रहेगा। हमने अवॉइड कर लगा दिया सर, रुचित सर हमने ठप्पा इस पे। हमारा ऐसा मानना है कि थोड़ा भी रुक जाना चाहिए। ठीक है, जब बेस बनेगा तब अपने आप ही नोटिस हो जाएगा, या तो आप करवा देंगे या तो हमसे हो जाएगा, किसी न किसी रूप में तो हो ही जाएगा। फिलहाल के लिए अवॉइड कर देते हैं। एक और काम करते हैं, एक दो शेयर और पकड़ते हैं। ये HDFC और रिलायंस में जब पोस्ट नंबर्स के बाद अभी भी गिरावट जारी है। राजेश सर, ये HDFC को एक बार ज़रा स्क्रीन पर लेके आएंगे, आप भी देखिए ज़रा। HDFC के अंदर अभी और कितना फॉल आना बाकी है सर? मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए जो पोस्ट नंबर्स मार्केट के अंदर आते हैं कि ठीक है नंबर हो गए, कार्नेज हो गया ना, सब खत्म, अब हम आएंगे, अब हम प्लस कर लेंगे इसको, तो वो क्या अब प्लस करें या फिर अभी थोड़ा रुक जाएं? HDFC बैंक सर। देखिए डिम्पी जी, रिजल्ट के बाद लग रहा था कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो को होल्ड आउट करने में कामयाब रहेगा, जो कि था करीब 1460 के आसपास। लेकिन आज के जो सेल ऑफ देखने को मिला मार्केट में, वो लेवल भी आज टूटते हुए दिखे। हमें लगता है कि ये 1460 के नीचे अब फिसल चुका है, और अगर इसके नीचे ही अब रहता है तो इसका जो नेक्स्ट लेवल देखने को बनता है, सपोर्ट एरिया, वो करीब बनता है 1380 1390 के जोन में। तो यहाँ से हमें लगता है 3 से 4% का और भी यहाँ से डिप आते हुए दिख सकता है। वहां पे एक बार वापस इसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर तो अभी भी वीक है। कॉन्ट्राबेट जरूर ली जा सकती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अभी भी हमें लगता है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में डैमेज हुआ है, जिस तरीके से बाकी सारे बैंक्स में भी आज एक सप्लाई बनते हुए दिख रहा है, तो HDFC बैंक उस पूरे सेक्टर में सबसे कमजोर स्टॉक अभी के बेसिस पे अगर हम इसको देखें टेक्निकली, तो सबसे कमजोर स्टॉक टेक्निकली यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। हालांकि फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी थोड़ा वेट करना चाहिए। सप्लाई प्रेशर को एब्जॉर्ब होने में अभी हमें लगता है और टाइम लगेगा। 1380 1390 ये लेवल है, उसके आसपास एक बार इसको रिव्यू करेंगे। अगर वो होल्ड आउट करता है तो जरूर एक बार वहां पे थोड़ा बाय करने की जरूर एक बार यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे हम डालेंगे। का स्तर यानी कि यहाँ से अभी 40 रुपए की गुंजाइश अभी और है नीचे जाने की। लेकिन अगर हम इस जनवरी की बात कर लें, इस महीने की, तो शेयर करीब 16% टूट चुका है। और मार्च 2020 जबकि कोरोना संकट शुरू हुआ था, वहाँ 27% शेयर टूटा था। उसके बाद से सबसे खराब महीना है HDFC बैंक के लिए। और आज मार्केट कैप 11 लाख करोड़ रुपए के भी नीचे चला गया था। पिछले महीने यानी कि दिसंबर में करीब 13 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, अब वहां से गिर के 11 लाख करोड़ के नीचे लगातार प्रेशर में है। और आज को अगर जोड़ दें तो पिछले 5 सत्र में नतीजे आने के बाद 4 सत्र में सिर्फ आप शनिवार को छोड़ दी तो शेयर ये गिरावट का शिकार हुआ है। और जो अहम जो मूविंग एवरेजेस हैं 50, 100, 200 DMA, उसके नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बेयर से गिरफ्त में दिख रहा है। लेकिन रुचित, आप जरा ये बताइए कि HDFC बैंक के साथ आप चेक कीजिए जरा SBI को, 600 के आसपास आकर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। क्या ये सपोर्ट बचेगा या नहीं? क्या लेने का मौका है SBI या फिर इंतजार कर ले? 600 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, बट मुझे लग रहा है कि मे बी एक बार शायद उसके नीचे जाके स्टॉक जो प्रीमियम आया था 582 584 उसके आसपास जाके वहां पे सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश करेगा। 15 नवंबर का हाई था 583 का, जिसको एक गैप के साथ 4 दिसंबर को SBI ने क्रॉस किया था। और यूजुअली जब ऐसे रेजिस्टेंसेस जब ब्रेकआउट आते हैं तो उसके बाद जब भी डिप्स आते हैं तो वो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस सपोर्ट बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मेजर सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 600 के आसपास है, बट आई थिंक मेजर ये जो टेक्निकल सपोर्ट दिख रहा है, जो प्रीवियस स्विंग है रेजिस्टेंस था, वो 582 के आसपास है। सो आई थिंक थोड़ा और डिप पेंडिंग है स्टॉक में। 582 के आसपास स्टॉक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर सकता है। अभी थोड़ा सा दूर है, 582 के आसपास है, वहां जाए तो एक बार आप चेष्टा जरूर कर सकते हैं अपने रिस्क को एनालाइज करके। लेकिन आज इस गिरावट के माहौल में डीलिंग रूम का माहौल कैसा है, किस शेयर को लेकर खबरें गर्म हैं, बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। खास सेगमेंट लेकर खबर गर्म है।
जी बिल्कुल, जीएमआर पावर जो है फोकस में रहने वाला, और हमारे जो डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है, जहां पता चल रहा है कि जो चंद एचएनआई काउंटर्स में जो है सेलिंग देखने मिल रही है स्टॉक की। आज स्टॉक इंसिडेंटली अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया और वॉल्यूम्स में भी पिकअप देखने मिली है पिछले आधे घंटे में, जहां पे लगभग 3 लाख शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं हैंड्स के साथ। आरई के साथ एक बड़ा करार भी उन्होंने किया है और चैनल चेक सजेस्ट करे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में जो है अभी भी इंटैक्ट है। देखा जाए तो लार्जर क्वांटिटी जो फाइनेंसिंग की है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिल सकती है कंपनी को, और इसके अलावा स्मार्ट मीटर ऑर्डर्स जो है वो भी एक्सपेक्टेशन से कि बड़े ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट से और भी आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो एचएनआई सेलिंग जो है वो बढ़ गई है, तो स्टॉक पे जो है गिरावट भी देखने मिल रहा है। तो राज्य सरकारों से और स्मार्ट मीटर के ऑर्डर्स मिलने का अनुमान है, और फाइनेंस के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ करार किया है। हालांकि शेयर में हम देख रहे हैं कि 5% की गिरावट है जीएमआर पावर में, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अगर रियल एस्टेट के अगर आप शेयर देखेंगे, खासतौर से वो शेयर प्रेस्टीज, शोभा, ब्रिगेड, ये बहुत चले हैं। मतलब कि साल भर में 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक इन्होंने रिटर्न दिया है। आज वहां पर भी क्रैक हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक और खेमा जहां पर तेज रफ्तार हमने देखी है, कहीं ना कहीं उसमें सरकारी ऑर्डर का भी दम रहा है, और जिस तरह से रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, रेलवे शेयरों में आज बहुत भारी गिरावट है। और आईआरसीटीसी जैसा शेयर जो कि इस रफ्तार से चला तो नहीं था, लेकिन आज की रफ्तार गिरने की काफी ज्यादा है, 9% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। महेश जी, आप जरा चेक कीजिए, कहीं ये वैल्यू बन रही है क्या? क्योंकि तमाम लोग अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहे थे कि ये शेयर बहुत चल गए थे। क्या अभी और आपको लगता है कि वैल्यूएशन ठीक लेवल्स पर है, या फिर थोड़ा सा और इंतजार कर लें? नहीं, रेलवे सेक्टर्स के अंदर वैल्यूएशन जो है थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी। सारे शेयर्स की आप एयरकॉन ले लो, आईआरसीटीसी ले लो, आरवीएनएल ले लो, तो एक सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और ज्यादा नीचे गिरा सकती है। उसके बाद में एक स्टेबलाइजेशन होने के बाद में इसको वापस से एक रीबाउंड हो सकते हैं काउंटर। और आगे बजट की है, बजट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी थोड़े काउंटर के अंदर एक मोमेंटम प्ले जो बना हुआ था टेक्निकली, वो एक थोड़ा सा साइडवेज होना चालू हो गया। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, तो थोड़ा सा और एक गिरावट या थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करिए अगर किसी को एक बाई साइड पोजीशन बनानी है। तो यहाँ से एक वैल्यूएशन कंफर्ट जो है, अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट जो बोलते हैं अगर फंडामेंटली के हिसाब से, तो वो थोड़ा सा और नीचे के लेवल में दिखाई देगा। जी, तो यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 8% एक बार ना इंडिया विक्स से एक बार ये भी जरा स्क्रीन पे दिखा दो, और 450 पॉइंट की गिरावट इस समय आ चुकी है। अभी किसी तरह की कोई राहत नहीं है, और करीब 1350 पॉइंट इस समय बैंक निफ्टी नीचे है। आज काफ़ी सरप्राइजिंग और काफ़ी तेज़ी से बाजार टूटा। आज पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि कोई बड़ा नंबर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मार्केट के अंदर नहीं है जो एक तरफा हो जाए, लेकिन बाजार आज एक तरफा हो रहा है। ये पहली बार आज फील हो रहा है कि सेल ऑन राइज की पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका है। अब आपको अपना मोड, एंगल, नश्मा जो भी आप बदलना चाहें अपना बदल सकते हैं। आज एक और बड़ा हिस्सा भी टूट रहा है, वो है रियल एस्टेट। जरा दिखा सकते हैं स्क्रीन पर रियल एस्टेट के शेयर्स, प्रेस्टीज, डीएलएफ, पूर्वांकरा, ओबरॉय रियलिटी, ये सब दिखाइए आज, और 5-5.5% नीचे है। ध्वनि एक बार जरा प्रेस्टीज चेक करना, 13.5% नीचे है। तो क्या प्रेस्टीज के अंदर अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी छोड़ दें इसको? भी प्रेस्टीज को अभी छोड़ देना बेहतर रहेगा, क्योंकि आज के दिन का यहाँ पे जो मूव हमें देखने को मिल रहा है, जो 13.5% का यहाँ पे कट देखने को मिल रहा है, वो सारी ही अहम जो यहाँ पे सपोर्ट्स होती है, जो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, सबको ब्रेक करके नीचे की तरफ के मूव दे रहा है। जो नेक्स्ट इसका जोन बनता है तो 1005 या 1010 के पास यहाँ पे इसका नेक्स्ट बाइंग जोन बनता है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको अवॉइड की सलाह रहेगी, क्योंकि बाय या सेल दोनों ही के लिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनेगा। एक और शेयर भी है, जैसे कि रेलवे काउंटर्स तो आपको सुबह ही हमने नोटिस करा दिए थे, लेकिन एक काउंटर जब वो चलता था तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज थोड़ा नीचे आया तब भी मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ। जरा एक टेक्निकल चेक करवा लेते हैं। राजेश सर एक बार जरा आप इसको चेक कीजिए। उस शेयर का नाम है हुडको। हमें समझ में नहीं आता ना, बहुत स्पीड से चला, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा काम किया है, लेकिन ये सिर्फ महज प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये सीरियस क्रैक आपको दिख रहा है? आज फर्स्ट डे में ये 10% टूटा है, पहली बार 4 करोड़ शेयरों के साथ टूटा है।
तो देखिए वॉल्यूम्स तो इसमें इसी तरीके के होते हैं, एक हाई वॉल्यूम काउंटर ही है ये। और स्टॉक में आज पहला दिन का करेक्शन देखने को मिला है, और जरूर एक अच्छी तेजी स्टॉक में पिछले कई हफ्तों में देखी है। स्टॉक में अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। तो हमें लगता है कल के सेशन में एक बार और देखना चाहिए, अगर फॉलो अप सेलिंग रहती है फर्दर तो यहाँ पे जिनके पास भी लोअर साइड का लिया हुआ एक बार मुनाफा पार्शियली एटलीस्ट बुक करे, क्योंकि हो सकता है कि अगर यहाँ पे फर्दर फॉलो अप सेलिंग कल के सेशन में और आती है और स्टॉक 148 के नीचे फिसलता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 138 135 की तरफ आते हुए दिखेगा। बट हमें लगता है कि डाउन साइड में अगर ये स्टॉक मिलता है टुवर्ड्स 140 138 के आसपास, ये एक वापस अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। तो जो लोग नहीं बाय कर पाए थे स्टॉक को, काफी तेज यहाँ पे मोमेंटम आया था, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी वापस बनेगी डिक्लाइन में। तो जब तक हमें लगता है कि एक्सपायरी भी हो जाएगी, मंथली एक्सपायरी, और ये लोअर साइड पे सेटल होता है टुवर्ड्स 135 138, तो वहाँ पे बाय करना चाहिए डाउन साइड। हडको को लेकर ये व्यू, लेकिन कल निफ्टी की 3 कंपनीज के नतीजे आएंगे और उसमें बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील प्रमुख होंगे। टेक महिंद्रा पर तो हमारे एक्सपर्ट की एक कॉल भी थी। टाटा स्टील के बारे में जरा समझते हैं कि इसको लेकर अनुमान क्या है, क्योंकि थोड़ा सा इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर से जिस तरह से चाइना से कई बार अच्छे डेटा आते हैं शेयर चलता है, कमज़ोर डेटा आते हैं शेयर गिर जाता है, और एक रेंज को मेंटेन करके रखा है। क्या कुछ ऐसा आएगा नतीजों में जो रेंज का ब्रेकआउट कराएगा शेयर का? ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा बताइए, आंकड़े किस तरह के आएंगे और ख़ास तौर पर नज़र कहाँ पर होगी नतीजों में? जी हाँ, टाटा स्टील के नतीजों की बात करें तो स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रह सकता है इस क्वार्टर में, लेकिन यूरोपियन बिजनेस की बात करें तो लॉसेस एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं सीक्वेंशियल बेसिस पर। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ करीब 56,850 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 2% का ग्रोथ सीक्वेंशियली, और मार्जिन्स भी 8.5% पे एक्सपेक्टेड है। तो सीक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन्स भी करीब 70 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं। इंडिया ऑपरेशंस की बात करें तो स्टील प्राइसेस बढ़े, जिसके चलते रियलाइजेशंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ एबिटा पर टन में भी करीब 5% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियल बेसिस पर। हायर वॉल्यूम्स और हायर रियलाइजेशंस के चलते एबिटा पर टन में ग्रोथ देखने को मिलेगा। यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो एबिटा पर टन लॉस दिखेगा इस क्वार्टर में, 185 से $195 पर टन। सीक्वेंशियल बेसिस पर भी यूरोपियन ऑपरेशंस के लॉस एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो यूरोपियन ऑपरेशंस जो पिछले कई क्वार्टर से लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हैं उस पर क्या रहती है, स्पेशली यूके ऑपरेशंस पर ग्रीन स्टील ट्रांजिशनिंग के तौर पर। और इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री कैपेक्स और डेट को लेकर भी क्या निकल कर आती है उस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। शुक्रिया आशीषा। तो अगर हम एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पर भी इंप्रूवमेंट दिखेगी, मार्जिन भी सुधरने की उम्मीद है टाटा स्टील के लिए। हालांकि कमजोरी के साथ ही आज ये शेयर ट्रेड कर रहा है और बाजार का माहौल भी ऐसा ही है। लेकिन राजेश जी, एक जरा नजरिया आप शेयर कीजिए। टाटा स्टील 130 के आसपास है और दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, क्या सजेस्ट करेंगे आप नतीजों से पहले? तो देखिए टाटा स्टील को अगर ओवरऑल यहाँ पे एनालाइज करें तो स्टॉक में जरूर एक रिकवरी यहाँ पे पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली, लेकिन फिर भी अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे मेटल स्टॉक से, यहाँ पे स्टिल अंडर परफॉर्मेंस था कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक्स। तो यहाँ पे जो मेजर सप्लाई जोन है वो बना हुआ है करीब 140 की 140 142 के आसपास। जब तक वो लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक क्रॉस नहीं करता विथ वॉल्यूम एक्शन, हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे कुछ समय के लिए और देखने को मिल सकता है टाटा स्टील में। अगर हम नियर टर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा, और आज के सेशन में अगर ये क्लोज 132 के नीचे होती है तो ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी आज तोड़ते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि अगर ये 132 के नीचे ही आज क्लोज होता है तो फर्दर यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिख सकता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से, और वो स्टॉक में फिर 125 की तरफ 125 124 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो 124 142 ये एक रेंज है अभी टाटा स्टील के लिए कुछ समय के लिए। मेजर ट्रिगर ही ये रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने में इसको स्टॉक को फर्दर यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि हो सकता है रिजल्ट के बाद ही यहाँ पे हमें
एक मेजर मूव के लिए स्टॉक का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हुए दिखे। तो नतीजे काफी हद तक तय करेंगे कि शेयर की चाल आगे कैसी होगी। 124 रुपए और 24 को पलट देंगे, फिर 142, ये रेंज होगी 124 से 142 की शेयर के लिए टाटा स्टील के। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि बीटी एसटी, हालांकि ज्यादा संभावना एसटी बीटी की है, ये भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए मार्केट के अंदर तो गिरावट है ही, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स को आपको अलग अलग तरीके से भी जज करना होगा। उसमें से कई कंपनीज के नंबर्स आने हैं, जैसे बजाज ऑटो के Q3 के नंबर्स कल आएंगे, तो थोड़ा अनुमान हमने लगाया हुआ कि नंबर्स कैसे आ सकते हैं। बताने के लिए मेरी सहयोगी सृष्टि मेरे साथ जुड़ रही है। सृष्टि जरा बताएं नंबर्स कैसे आ रहे हैं, शेयर तो फ्लैट है। जी हाँ, पर शेयर ने एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है अगर हम दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के मूवमेंट को कंपेयर करें, और इसकी वजह ये है कि जो इस बार त्योहारी सीज़न रहा है, स्पेशली टू व्हीलर्स के लिए, जैसे बजाज ऑटो जैसी कंपनीज़ के लिए वो बेहतरीन रहा है। कई सालों के बाद जो है मांग लौटती हुई दिखी है, और साथ ही एक लो बेस का भी फ़ायदा हुआ है। और इसकी अगर हम वॉल्यूम्स भी देखें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम्स जो तिमाही दर तिमाही है 22% बढ़ती हुई नज़र आई है। वहीं एक्सपोर्ट्स में कोई गिरावट नहीं है, ये राहत की बात है, और लगभग सपाट ग्रोथ हमने तिमाही दर तिमाही वहाँ पे देखी है। और इन सभी के फैक्टर्स के चलते हम देख रहे हैं कि नतीजे भी अच्छे आने की उम्मीद है। हालांकि स्टॉक ने एक ज़बरदस्त रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है, क्योंकि वॉल्यूम से भी पुश मिला था, बायबैक की भी अनाउंसमेंट थी। पर अगर हम नंबर्स को देखें तो वहाँ पे अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जहाँ पे तिमाही दर तिमाही उनके जो आय है वो करीब 10% बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। EBITDA में करीब 8% की बढ़त हो सकती है। वहीं मार्जिन 19% से ऊपर आते हुए ही दिख सकते हैं। हमने सेम तिमाही पिछले साल भी देखा था कि 19.1% पे कंपनी के मार्जिन थे। हालांकि दूसरी तिमाही में जो मार्जिन थे वो 19.8% पे ज़रूर थे, और इस बार लगभग उसी के रेंज में 19.5% कंपनी के मार्जिन आने की उम्मीद है। अगर यहाँ पे कोई और सरप्राइज आता है तो वो काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा बजाज ऑटो, और साथ ही अन्य टू व्हीलर कंपनीज के लिए भी एक पॉजिटिव रीड थ्रू हो सकता है। आखिरी में मुनाफे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही लगभग 30% से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 1960 करोड़ के आसपास ये आने की उम्मीद है। और साथ ही साथ इन नंबर्स के अलावा हमारी नज़र रहेगी कि डोमेस्टिक में कंपनी किस तरीके की वॉल्यूम की उम्मीद कर रही है, और साथ ही जो उन्होंने नई बजाज चेतक लॉन्च की है उसकी इनिशियल फाइंडिंग्स क्या है, किस तरीके की बुकिंग है, और आगे आने वाले साल के लिए कंपनी डिमांड ट्रेंड्स क्या देख रही है। तो अच्छे नतीजों की उम्मीद है बजाज ऑटो से। आपने क्लियर ही कर दिया कि अच्छे नतीजे। तो मैं सेकंड क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि इसको अच्छा माने, इसको फ्लैट माने या ख़राब। आपने कहा अच्छे नतीजे हैं, इसी लाइन को हम आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। शेयर ने आज स्ट्रेंथ भी दिखा रखी है, इसका मतलब ये है कि ये नतीजों को धीरे धीरे करके डिस्काउंट भी कर रहा है। रुचित जैन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक बार ज़रा टेक्निकल चेकअप ले लेते हैं। आप ग्राफिक्स वापस से दिखा दीजिएगा जो सृष्टि के साथ में भी चल रहे थे। रुचित, बजाज ऑटो हरे निशान में, कल नंबर्स आने हैं और सृष्टि कह रहे नंबर्स ठीक आ रहे हैं, एक बार जरा बताइए प्लस करना है क्या सर? रिसेंटली जो बायबैक का अनाउंसमेंट ये स्टॉक में हुआ था उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने मिला था। और इंटरेस्टिंगली जो छोटी मोटी फॉल मार्केट के साथ में आई है, पिछले हफ्ते 7400 के ऊपर के हाई बनाए थे, वहां से 7100 का फॉल आया, लेकिन ये फॉल में कोई वॉल्यूम्स के साथ में सेलिंग नहीं है। तो जब भाव ऊपर जा रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स है, और करेक्शन पे कम वॉल्यूम्स है, तो ये क्लियर इंडिकेशंस है कि सेलर्स ज्यादा एग्रेसिव नहीं है यहाँ पे। सो आई थिंक यहाँ पे डाउनसाइड स्टॉक काफी लिमिटेड है। सो मेरे हिसाब से यस, खरीदारी करके जाने चाहिए। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखे तो 6800 के, क्योंकि रिजल्ट्स है तो ऑफकोर्स तो स्टॉप लॉस इसके लिए थोड़ा सा डीप रखे। 6800 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे तो मेरे ख्याल से 7400 तक के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। 7400 तक के टारगेट्स बजाज ऑटो के लिए। डैम कैपिटल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 7200 का टारगेट था, वो अचीव किया। बायबैक का प्राइस 10,000 था, हालांकि साइज बड़ा छोटा था बायबैक का, इसके चलते उसके बाद में उत्साह वो टिक नहीं पाया। एक शेयर आपसे राजेश जी चेक करना चाहेंगे। आज सुबह मनीष हमारे सहयोगी जब ऑन एयर थे तो जिक्र कर रहे थे कि खाने पीने वाले जो शेयर है ना वहाँ पर रौनक है। उसमें से एक शेयर खासतौर से स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, पिछला साल बड़ा कमज़ोर रहा उनके लिए, लेकिन इस साल की शुरुआत बड़ी ज़ोरदार की है। जनवरी भर में ही ये शेयर रफ्तार अच्छी खासी दिखा चुका है। अभी भी आज ये कमज़ोर बाजार में शेयर 10-12% ऊपर, 10% ऊपर है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। कैसे आपको इसका मूव दिख रहा है और कहाँ तक ले जाएगा ये आज की तेज़ी इसको? अभिषेक जी देखिए, स्टॉक का अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, और ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है।
जो कि क्लियर दिखाता है कि एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिख रही है स्टॉक में। इस तरीके के माहौल में भी ये स्टॉक में आज भी देखे तो ड्यूरिंग द डे स्टॉक में जो गेन बनी हुई है ये क्लियरली दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें बायर्स का इंटरेस्ट इंटैक्ट है। तो हमें लगता है यहाँ पे 224 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड में फर्दर तेजी यहाँ पे 245 250 की तरफ इसमें आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास भी पोजीशन है लॉन्ग साइड की वो अब यहाँ पे 224 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। अपसाइड में 245 250 ये लेवल है, वहां पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते। ठीक है, 250 की तरफ ये शेयर बढ़ता हुआ दिख सकता है। एक शेयर रुचित आप चार्ट निकाल के रखिए, आपसे उस पर व्यू चाहिए, क्योंकि BHEL लगातार बड़ी तेजी दिखाने के बाद आज हम देख रहे हैं कि बड़ा क्रैक इसमें है 8% के आसपास का, 200 रुपए के आसपास आके संभलने की कोशिश कर रहा है। क्या इसमें मौके हैं एंट्री के लिए, ये जानेंगे। लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं कि कल किन इवेंट्स पर नजर रखनी है। इवेंट्स टू वॉच लेकर हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए कल क्या होंगे बड़े ट्रिगर? जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण क्यूज है जिन पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। और निफ्टी अर्निंग्स की बात करते हैं तो कल 3 निफ्टी कंपनीज के अर्निंग्स आएंगे, जो है बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील। तो इन 3 काउंटर पर अपना ध्यान रखिएगा। नॉन निफ्टी पैक में से भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके कल Q3 के आंकड़े आएंगे। वो है ब्लू डार्ट, कॉनकॉर, शैले होटल्स, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, केयर रेटिंग्स, यूको बैंक, कोल्टे पाटिल, DLF, रेलटेल, बहुत सारी कंपनी है, तो इन पर भी अपना ध्यान रखिएगा। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं तो विप्रो पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कल अपना 1 रुपया पर शेयर का डिविडेंड अलॉट करेंगे। चंबल फर्टिलाइजर का शेयर बायबैक भी कल खुलेगा, तो इस पे ध्यान रखिएगा। और बोरोसिल, शैले होटल और इंडोस्टार, इन 3 कंपनियों के जो बोर्ड है वो कल मिलेंगे पूंजी जमा करने के प्लान्स के लिए। तो फंड रेजिंग प्लान्स की भी कल बात होगी इन 3 काउंटर में, तो इन पे ध्यान रखिएगा। और जब दूसरे इवेंट्स की बात करते हैं तो एशियन फाइनेंशियल फोरम जो है वो कल हांगकांग में होगा, और एक बहुत ही ऊंचे लेवल की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि उसकी मीटिंग है कल सेंट्रल KYC पर, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। तो ये थे सारे क्यूज जिन पर आपको कल नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया स्नेही। तो कल नतीजों का पूरा एक्शन होगा और बजाज ऑटो, TVS मोटर, टू व्हीलर की 2 दिग्गज कंपनियां नतीजे पेश करेंगी। इसके अलावा C8, कैनरा बैंक, PNB हाउसिंग, नतीजों की लंबी लिस्ट है। इनफैक्ट अगर आप FNO की भी अगर लिस्ट को उठा के देखेंगे, और चंबल फर्टिलाइजर कल बायबैक खुल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रुचित बताइए, BHEL 100 रुपये का लेवल पार करने के बाद ये शेयर रुका ही नहीं, लगातार ये चलता गया। एक छोटी मोटी बाधाएं आए होंगे, लेकिन 200 रुपये के ऊपर निकला। आज बड़ा कट, 200 रुपये के आसपास लेना है या फिर थोड़ा और नीचे आए तो कंफर्ट होगा? तो बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि काफी समय से स्टॉक में प्राइस वाइज करेक्शंस नहीं है। जो भी करेक्शंस थे वो टाइम वाइज करेक्शन थे, जहां पे कुछ दिनों का साइडवेज मूव रहा है और स्टॉक अपना अपट्रेंड रिज्यूम कर देता है। अब आज पहला साइंस है कि स्टॉक एक टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्टिव फेज के थ्रू जा सकता है, जिसमें मेजर सपोर्ट जो स्टॉक के एवरेजेस आ रहे हैं वो 187 188 के आसपास आ रहे हैं। तो मे बी आपको शायद ये 200 के नीचे 188 तक का मूव भी दिखा सकता है। सो अगर कुछ बॉटम फिशिंग करनी है या कुछ काउंटर ट्रेड्स लेने हैं तो 187 188 के आसपास मिलता है, तो वहां पे फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल रहेंगे, जहां पे स्टॉप लॉसेस छोटे रहेंगे स्टॉक में बाय करेंगे। बाय ऑन डिप्स, थोड़ा सा और नीचे जाने दीजिए, 15 रुपये यहां से और नीचे आएगा, आपके लिए कंफर्ट बढ़ जाएगा। हालांकि कई बार यह रिस्क होता है कि शेयर इतने बड़े करेक्शन के बाद अगर बाजार का मूड थोड़ा संभलता है, तो चूंकि इनमें फंडामेंटली ऐसा कुछ बुरा नहीं है, ऑर्डर बुक भी बहुत ही सॉलिड है, तो फिर भी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फटाफट अब ये जानते हैं, 5 मिनट बाजार बंद होने में रह गए हैं, कुछ BTST या फिर STBT समझते हैं। राजेश जी, आपके फोकस में कौन सा शेयर है, कहां पर मौके हैं? तो देखिए अभिषेक जी, वीकनेस तो है मार्केट में, और जिस तरीके से आज मार्केट अब डे लो की तरफ ही क्लोज होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है फर्दर फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल सकती है। जो स्टॉक हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और डाउनसाइड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, उसमें हमें लगता है बाटा इंडिया को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। बाटा इंडिया देखें तो डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक ने लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाया, जो कि क्लियर एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर दिखा रहा है। तो बाटा इंडिया फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट 1430 1425 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1475 के आसपास। तो हमें लगता है अभी एक ही स्टॉक आइडिया के साथ जाएंगे आज, और बाटा इंडिया पे शॉर्ट करने की सलाह।
है। बाटा इंडिया शॉर्ट करनी, आज हम देख रहे हैं कि फुटवेयर स्टॉक्स में आप लिबर्टी देख लीजिए, मिर्जा इंटरनेशनल देख लीजिए, वहाँ पर कट ज़्यादा है बाटा इंडिया की अपेक्षाकृत। तो यहाँ पर आपके लिए एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक बैठ रहा होगा। बढ़िया। और रुचित, आप क्या सलाह देंगे? ट्रेड सेल साइड पे ये पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट पोजीशन बना के जाने की सलाह दूंगा। तो एक लोअर टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, वो पहले इंडिकेशंस है कि शायद एक करेक्टिव फेज नो स्पेसिफिक पीएसयू बैंक्स में जो आज शुरू हुआ है वो थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे 229 के स्टॉप लॉस के साथ में शॉर्ट पोजीशन बना के जाए बैंक ऑफ बड़ौदा में, और नीचे 213 212 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। 212 213 के अराउंड के टारगेट्स। बाजार पर नजर डालते हैं। अब 2.5 मिनट के आसपास का ही सत्र बच गया है। अच्छा है, लोग कह रहे होंगे कि अब वहीं पर सपोर्ट मिलेगा 3:30 पर ही बाजार को, क्योंकि 300 अंक नीचे है निफ्टी। 21,267, 1.5% की गिरावट निफ्टी में है, और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 1000 अंक से ज़्यादा की है। प्रतिशत के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में प्रेशर आज के सत्र में ज़्यादा रहा है। सेंसेक्स है करीब करीब 900 अंक नीचे। कोल इंडिया, ओएनजीसी, आज सरकारी शेयर भी बचे नहीं। मतलब एक समय था कि मतलब यहाँ पर बहार लगी थी, लेकिन आज अगर आप फार्मा के दो दिग्गजों को छोड़ दीजिए, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दीजिए, तो आज बहुत कोई आपको ग्रीन शूट्स बाजार में आज देखने को मिलेंगे नहीं। और वैसे भी जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो है पूरी तरह से बेयर्स के पक्ष में। अगर आप एनएसई के टोटल शेयरों को देखेंगे तो 2000 शेयर लाल निशान में है, और इसके मुकाबले 367 शेयर इस वक्त सिर्फ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। जी 31-32% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। जैसे कि डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे, हम भी उसको देख रहे थे कि जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं चौतरफा पिटाई है। क्या कोई शॉर्ट वहां पर और खोजना है राजेश जी? आई थिंक जिस तरीके से अब स्टॉक गिर चुका है, इतना हाईली ओवरसोल्ड है, हमें लगता है कि अब थोड़ा वेट ही करना चाहिए। ऑलरेडी मार्केट क्लोजिंग की तरफ है, तो इसको कल वापस से रिव्यू करना चाहिए। काफ़ी बड़े शॉर्ट्स ओपन हुए हैं सिस्टम में जी पे, तो हमें लगता है कि अभी यहाँ पे ये हाई रिस्क कैटेगरी का स्टॉक है, तो अभी इसको अवॉइड ही करेंगे। अवॉइड कीजिए। और दूसरा, आज मार्केट को ना थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। आज बाजार के अंदर जिस तरह का कार्नेज हुआ है ना, ये सेकेंड डे भी रिपीट कर सकता है। हालांकि मैं चाहता तो नहीं हूँ सेकेंड डे रिपीट हो, बट फिर भी थोड़ा संभल कर आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी आज जो मार्केट की क्लोजिंग मिल रही है हमको 300 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा की गिरावट की मिल रही है। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ने साफ कर दिया। बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास आके बंद हो रहा है। निफ्टी जो सपोर्ट एरिया है उसके थोड़ा नीचे जाके, यानी कि 21,300 से 21,250 पे जाके बंद हो रहा है। तो दोनों अपने लेवल्स के नीचे जाके क्लोज कर रहे हैं। इंडिया विक्स करीब 8% बढ़ा हुआ है, और आज बढ़ने और गिरने वाले रेशो की अगर आप चेक करेंगे तो वो भी काफ़ी ख़राब है। निफ्टी के अंदर तो इस समय की हालत ये है कि उसके अंदर करीब 40 से ज़्यादा शेयर इस समय आपको लाल निशान में दिख रहे होंगे। खैर एनी हाउ, आते हैं जरा बैंक निफ्टी पे भी, और बैंक निफ्टी पे भी करीब 11 शेयर 12 में से टोटल आपको लाल निशान में दिखेंगे। जल्दी से चेक कर लेते हैं आज के बड़े और मिड कैप शेयरों का इस समय हाल। अगर आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे भी स्थिति नाजुक है। तो आज की क्लोजिंग बेहतर नहीं रही, एडवांस डिक्लाइन खराब हुआ। मार्केट ने जो 350 पॉइंट दिखाए हैं ना आपको, एक्चुअली 350 पॉइंट की गिरावट नहीं है, 150 पॉइंट तो हम गैप के साथ खुले थे, वो अगर आप जोड़ोगे तो 450 पॉइंट की गिरावट है। अगर आप बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट मत देखो, बैंक निफ्टी के अंदर 1400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है, क्योंकि 450 पॉइंट तो ऊपर खोले ही थे। तो मार्केट ने जहाँ रेजिस्टेंस थे ना 46,500, 21,800, वहाँ से कोसों पीछे आ चुका है, बहुत नीचे आ चुका है। इसलिए मार्केट को उस रेजिस्टेंस के पास पहुँचने के लिए ये सारा का सारा ट्रेड रिवर्स करना पड़ेगा। क्या चाहिए? लीडरशिप चाहिए, क्या चाहिए? कन्विक्शन चाहिए, क्या चाहिए? कोई ट्रिगर चाहिए, क्या चाहिए? एफआईएस चाहिए, क्या चाहिए? गवर्नमेंट की पॉलिसीज चाहिए। तो ऐसे नहीं जाएगा मार्केट ऊपर की रिटेल बोलेगा मेरे को खरीदना है तो उससे चला जाएगा ऊपर। इसलिए गंभीरता से रुकिए, अभी थोड़ा सेटल हो जाने दीजिए। चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी आपको खुद से खुद पता लगने लगेगा कि हाँ बाजार ठीक हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रुचित आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजेश सर आपका शुक्रिया। महेश जी थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए। वापस जल्दी आपसे मुलाकात होगी। मेरे को और अभिषेक को तो आप इजाज़त दे सकते हैं आज। मनीष जी आपके साथ अगला कार्यक्रम यानी कि कल की तैयारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं।
मनीष जी, आज काफ़ी कार्नेज हुआ, काफ़ी दिक्कत थी। सुबह आपकी हमारी चर्चा हो रही थी, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा क्या खरीदना है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, 21,500 के आसपास आके सोचूंगा, अगर प्लस करना होगा तो करूंगा, 300 का एक स्टॉप लॉस भी डालूंगा। तो फिलहाल मार्केट के अंदर आज स्थिति नाजुक है। एक बार जरा आप मेरे को बताइए, आपके कार्यक्रम में आज खास क्या होने जा रहा है? आप क्वेश्चंस लेंगे आज ज़्यादा या फिर कुछ और सिद्धांतिक चीज़ें भी आप रखेंगे? बिल्कुल डिम्पी, मन की बात आप जान चुके हैं, जैसे पीएम मोदी मन की बात करते हैं ना, क्योंकि आज गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है ना, तो दर्शकों के तमाम सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके पास जो शेयर हैं वो क्या करें, क्योंकि जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली है ना, उनकी चिंता थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 9:10 पे जब प्री ओपन सेटल हो रहा था, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, आपने ये कहा था कोई हड़बड़ाहट मत कीजिए। वापस से हमने चर्चा की थी 9:40 पे, आपने कहा था कोई हड़बड़ाहट नहीं कीजिए। और 9:50 पे कुछ वोरा से बात हुई थी, उन्होंने भी कुछ ने भी कहा था नहीं मुझे कोई खरीदारी अभी नहीं करनी है, थोड़ा इंतज़ार करना। और देखिए क्या हुआ। तो कई बार ना ट्रेड में पैसा 2 पैसा जो आप हमेशा कहते हो कि छूट जाए अच्छी बात है, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आज मेरी तरफ से कम आपको धन्यवाद इटनॉ के तमाम दर्शकों की तरफ से कि आपने उनको नुकसान नहीं होने दिया, आज उनको बचाया। कल फिर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन कल की तैयारी में छोटे से ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।